आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ने कैसे टेक ओवर किया और सारा लैंड एक्वायर करके खुद को एक पावरफुल पॉलिटिकल पावर कैसे बनाया। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है कि ब्रिटिश के आने से पहले हुआ क्या था। ब्रिटिश के आने से पहले मुगल रूलर औरंगजेब राज कर रहे थे और उन्होंने बहुत लार्ज एरिया को कवर करके, जिसे हम अभी इंडिया कहते हैं, खुद को एक पॉलिटिकल पावर बना लिया था। और फिर उसके बाद जब वो मरे 1707 में, और कई नए सूबेदार और जमींदार अपनी अथॉरिटी यानी अपना हक मांगने लगे और नए नए किंगडम बनाने लगे। ऐसे धीरे धीरे और नए नए किंगडम बनते गए इंडिया में, और दिल्ली को एक सेंटर यानी एक कंट्रोल एरिया नहीं माना गया। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यानी 1750 to 1800 उस वक्त एक नई पॉलिटिकल पावर आने लगी जिसका नाम था ब्रिटिश। तब के वक्त में ट्रेडर्स बहुत जाने जाते थे और ट्रेडर्स यहाँ से वहां यानी जगह से जगह जाते थे ताकि उनको सस्ते दाम पे चीजें मिले और वह जाके अपनी जगह पे सस्ते दाम पे बेचे। तो तब के टाइम पे एक इंग्लैंड में कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने परमिशन लिया रूलर ऑफ इंग्लैंड से यानी क्वीन एलिजाबेथ वन से कि वो उनको राइट दे कि वो जाके ईस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेड कर पाए। इसका मतलब ये था कि और कोई ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड से उनके साथ compete करना मुश्किल था, तो वह उनके साथ टक्कर नहीं दे पाते। तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एडवांटेज था तब के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी निकल गई ईस्टर्न ओशंस को एक्सप्लोर करने। वो एक ऐसे लैंड को ढूंढ रही थी जहाँ पे वो चीजें खरीद सकते थे सस्ते दाम पे और उन्हें ले जाके यूरोप में महंगे दामों पे बेच पाए। कंपनी को कोई डर नहीं था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से, और तब के वक्त में और कई ट्रेडिंग ग्रुप्स निकल चुकी थी ईस्टर्न एरिया को एक्सप्लोर करने में, और ब्रिटिश से पहले और कई ग्रुप्स वहां पहुंच गए थे। जैसे पोर्टुगीज लोग वहां पे पहले से अपना एक बेस बना चुके थे गोवा में, और उसको कहा जाता था उस जगह को वास्को डा गामा। उसका नाम पड़ा था उसके एक्सप्लोरर के पीछे, यानी एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डा गामा, जिसने एक सी रूट ढूंढा इंडिया की तरफ 1498 में। और 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डच ने भी ये चीजें ढूंढने लगी कि इंडियन ओशन में कहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं, और जल्द ही फ्रेंच ट्रेडर्स भी यहीं पे आ गए। अब प्रॉब्लम ये था कि ये सारी ट्रेडिंग ग्रुप्स एक ही चीज खरीदनी चाहती थी इंडियन मार्केट से, जैसे सेम फाइन क्वालिटी वाला कॉटन, सिल्क जो यहाँ पे बनता था, फिर पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम जो बहुत ग्रेट डिमांड में था यूरोप में। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और यूरोपियन कंपनीज को पैसा ज्यादा देना पड़ता था क्योंकि कंपटीशन ज्यादा था। तो अगर वह चीज खरीदते थे तो उनको ज्यादा दाम में खरीदना पड़ता था, जिसका मतलब था प्रॉफिट कम होगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ाना था तो उनको अपना कंपटीशन कम करना पड़ता। तो वह अपने जोश में लगे थे ताकि ये पोर्टुगीज, फ्रेंच और बाकी सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स को कंपटीशन से हटा दे। अब ये एक लड़ाई जैसा बन चुका था। यहाँ पे एक दूसरे को रोकना चाहते थे कंपनीज और चाहते थे कि उनका लॉस हो। तो इसी बीच ये लोग करते थे, जैसे रूट्स को ब्लॉक कर देते थे, शिप्स को डुबा देते थे, या फिर सप्लाईज को पार नहीं होने देते थे, गुड्स को नहीं चढ़ाने देते थे, और कई चीजें करते थे जिससे वे बाकी ग्रुप्स को रोक पाए और अपना कंपटीशन कम कर पाए। अब इस बैटल जैसे माहौल के बीच में इनको खुद के ट्रेडिंग पोर्ट्स, अपनी जगह, उन सबको बचाने के लिए और अपने गुड्स को बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन करना पड़ा, यानी फोर्ट्स या फिर सेटलमेंट्स बनाने लगे। अब इसी फोर्टिफिकेशन ये सब करने के बीच में इन लोग का तनाव बढ़ गया लोकल ट्रेडर्स के साथ। तो फिर ये इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता था, पर आगे देखते हैं ये लोग ने कैसे डील किया। तो अभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला ट्रेड चालू किया, वहां पे पहली इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी ऑन द बैंक्स यानी रिवर हुगली 1651 पे। अब जैसे ही कंपनी आगे बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, तो कंपनीज ने एंकरेज किया बाकी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अपने फैक्ट्री के आसपास सेटल हो। फैक्ट्री में एक वेयरहाउस था जहाँ पे जो एक्सपोर्ट होके गुड्स जाते थे वहां पे स्टोर किए जाते थे, ऑफिसेस थे जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स बैठते थे। और धीरे धीरे जैसे ही ट्रेड बढ़ा, कंपनी ने और लोगों को बोला
कि और आप आओ हमारे फैक्ट्री के आसपास अपना शॉप बिजनेस जो भी करना है। और धीरे धीरे 1700 यानी एंड ऑफ 17th सेंचुरी तब तक ब्रिटिश ने एक फोर्ट बना लिया था और एक पूरा सेटलमेंट बना लिया था अपने फैक्ट्री के आसपास। और 2 साल बाद उसके मुगल ऑफिशियल्स ने कंपनी से जमींदारी राइट्स मांगे 3 गांव के लिए, और उनमें से एक था कलिकता, जिसको अभी हम जानते हैं कोलकाता या फिर कलकत्ता। और कंपनी ने जमींदारी राइट्स के साथ ही साथ मुगल एम्परर को औरंगजेब को ये भी कहा कि वो है फरमान इशू करे जिसमें कंपनी को राइट टू ट्रेड मिलता है ड्यूटी फ्री, यानी टैक्सेस बिना देके वे ट्रेड कर सकते थे। पर कंपनी चाहती थी कि उन्हें और प्रिविलेजेस मिले और वो पुराने जो प्रिविलेजेस थे उनको मैनिपुलेट करके खुद का और फायदा करवाए। और इसी चीज के हिसाब से औरंगजेब का जो फरमान था वो तो उनको सिर्फ कंपनी को ट्रेड करने के लिए फ्री में बिना कोई टैक्सेस के अलाउ करता था। पर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, कंपनी नहीं जो ऑफिशियल्स थे जिनका वो प्राइवेट ट्रेड चल रहा था, वो भी चाहते थे कि उनको बिना कोई टैक्सेस भरे ट्रेड करने को मिले। पर ऐसा नहीं था, वो उनको फोर्स किया जाता था कि वह टैक्सेस भरे, बट दे रिफ्यूज, यानी कि उनने मना कर दिया टैक्सेस देने से। इसकी वजह से बंगाल का जो नवाब था उनको बहुत लॉस हुआ रेवेन्यू में। और ये प्रिविलेजेस और इन सब के झमेले में यहाँ पे बंगाल के जो नवाब थे और इनके यहाँ पे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनके बीच में तनाव और बढ़ने लगा। औरंगजेब के मरने के बाद बाकी सारे बंगाल नवाब अब अपना हक मांगने लगे और कहने लगे कि उनको अपनी ताकत और ऑटोनॉमी चाहिए थी। और बंगाल नवाब में से कुछ थे मुर्शिद कुली खान, और उनके बाद थे अलीवर्दी खान, और फिर जो प्रेजेंट टाइम पे जब बात कर रहे हैं हम, तब थे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। हर एक रूलर जिसका मैंने अभी नाम लिया वह सब एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे, यानी ताकतवर थे, और उन्होंने कंपनी को मना कर दिया कि वह उन्हें और कोई प्रिविलेजेस देंगे, कोई कंसेशंस देंगे, और बहुत लार्ज ट्रिब्यूट्स मांगने लगे, तोहफे मांगने लगे कंपनी से राइट टू ट्रेड के लिए। और वो लोग ने उनको डिनाई कर दिया कि वो कॉइन्स बना सकते थे, उनको और अपना एक्सटेंड करने के लिए सेटलमेंट्स मना कर दिया। और नवाब ने ये कहा कि कंपनी के ये सारे कंसेशन इन सब की वजह से बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट में रेवेन्यू लॉस हो रहा था, और वो लोग जो नवाब की अथॉरिटी थी उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। नवाब ने ये भी कहा कि वह जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो टैक्स भरने से मना करते थे, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भेजते थे नवाब को। बाकी सारे जो नवाब थे और उनके ऑफिशियल्स थे उनको ह्यूमिलेट करते थे, यानी बेइज्जत करते थे। तो इन सब चीजों की वजह से कंपनी और कंपनी ऑफिशियल्स के कई प्रिविलेजेस को ये नवाबों ने मना कर दिया, यानी डिनाई कर दिया। और कंपनी ने अपनी तरफ से कहा कि जो बेकार के डिमांड्स या फिर अनजस्ट डिमांड्स थे लोकल ऑफिशियल्स के, यानी नवाब के या फिर उनके ऑफिशियल्स के, वो उनका ट्रेड बिगाड़ रहे थे। और अगर वो चाहते थे कि अच्छा ट्रेड हो तो वह मानते थे कि ड्यूटीज को हटाया जाए। कंपनी मानती थी कि टैक्सेस ना रखे जाए ट्रेड पे, और उन्होंने वो लोग ये भी कन्विंस करवा रहे थे कि उनको अगर ट्रेड बढ़ाना है अपना तो उनको और सेटलमेंट्स बनाने होंगे, बड़े करने होंगे अपने एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स, नए विलेजेस खरीदने होंगे और अपने फोर्ट्स को वापस बनाना पड़ेगा। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फाइनली बैटल